हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम अध्ययन कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के पोइट्री वाले सेक्शन में। चैप्टर है हमारा ट्रीज यानी कि वृक्ष, जिसके ऑथर हैं एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन इस पोइम के माध्यम से हमें क्या कुछ बताने जा रही हैं, पहले हम इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो पढ़ते हैं अबाउट द पोइम, कविता के संदर्भ में क्या कुछ है। तो द पोएम describes a beautiful cloudy summer's day and depicts how the sun appears and disappears behind the clouds। ये कविता जो है ये वर्णन करती है एक ब्यूटीफुल समर डे का। ब्यूटीफुल समर डे यानी कि एक सुंदर सा एक गर्मियों का दिन है, और वो भी दिन कैसा है, क्लाउडी है। क्लाउडी का मतलब बादलों वाला है, जिसमें गर्मियों का दिन है, आकाश में बादल छाए हुए हैं। तो एक ऐसे दिन का वर्णन करती है। एंड डेपिक्ट है, और ये हमें बताती है हाउ द सन अपेयर्स, कि किस प्रकार से जो सूर्य है वो प्रकट होता है, एंड डिसअपेयर्स, और किस प्रकार से सूर्य गायब हो जाता है, बिहाइंड द क्लाउड यानी कि बादलों के पीछे। कि बादलों के पीछे से किस प्रकार से सूर्य बाहर निकलता है और किस प्रकार से बादलों के पीछे वापस छिप जाता है। यानी कि सूर्य और बादलों के बीच में किस प्रकार जो ये लुका छिपी का जो खेल चलता रहता है, उसका यहाँ पर पोइटेस एमिली डिकिंसन ने वर्णन किया है। इट इज ए ओवरकास्ट स्काई, ये दिन जो होता है बड़ा, ये जो आसमान है, स्काई का मतलब आसमान, ये बड़ा ओवरकास्ट होता है। ओवरकास्ट का मतलब होता है बादलों से आच्छादित। यानी कि जो दिन है, आपको पहले बता दिया, जिसमें बादल छाए हुए हैं। तो आकाश जो होता है बिल्कुल ओवरकास्ट कंडीशन है, वहाँ पर बादलों से आच्छादित आसमान है। दैट कैन एनफोल्ड द सन, जो सूर्य को एनफोल्ड कर सकता है, सूर्य को लपेट सकता है, टिल एटर्निटी यानी कि शाश्वतता तक, कि शाश्वतता तक सूर्य को एनफोल्ड कर सकता है। यानी कि बादल जो है इतने ज़्यादा हैं कि सूर्य को लपेट सकते हैं लंबे समय तक। जब सूर्य को लपेट लेते हैं, बट द हिमसिकल सन, लेकिन जब आपको पता है कि जब सूर्य को वो बादल लंबे समय तक लपेट के रख लेंगे तो जो सूर्य है वो भी अपने अंदर सनक ले लेता है। तो यहाँ पर हिमसिकल का मतलब है सन की। लेकिन जो सन की सूर्य है कम्स आउट एट टाइम्स, कम्स आउट वो बाहर आ जाता है, एट टाइम समय पर, टू डू हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य के सामने प्रॉब्लम्स तो आई, बादलों ने जब उसको समेट लिया, अपने अंदर कवर कर लिया, तब सूर्य को प्रॉब्लम्स तो आई, लेकिन सूर्य ने भी अपनी सनक बुद्धि लगा करके, अपने वो सन की जो सूर्य है वो अपने कार्यों को पूरा करने के लिए भी बाहर आ जाता है। अब जैसे उसके कौन कौन से कार्य हैं जो आगे बताया गया है, जैसे कि हेल्प द ऑर्चर्ड ग्रो, कि आपको पता है सूर्य का प्रकाश होगा तभी तो बगीचे का विकास होगा, तभी तो बगीचा बढ़ेगा, पेड़ पौधे बढ़ेंगे। तो पेड़ पौधों को बढ़ाने के लिए, या फिर बर्ड्स पक्षियों के लिए, या फिर स्नेक सर्पों के लिए, एंड मैनी अदर लाइव्स, और बहुत सारे जीवन हैं जिनका अस्तित्व बनाए रखने के लिए सूर्य जो है अपना खुद का जो रूप है वो उनका अपना कर्तव्य जो पूरा करने के लिए बादलों के पीछे से भी बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर जो पोइटेस है एमिली डिकिंसन, ये हमें बताएंगी कि किस प्रकार से सूर्य जो है अपने पूरे कार्य करता है। तो सबसे जो प्रधान चीज़ रहेगी यहाँ पर सूर्य के बारे में रहेगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं हमारी पोइम ट्रीज, जिसकी ऑथर है एमिली डिकिंसन। तो देखते हैं कविता में क्या कुछ होने वाला है। द ट्रीज लाइक टेसल हिट एंड swung, there seemed to rise a tune from miniature creatures accompanying the sun। इसमें कि पहले तो ये देख लेते हैं, 7 स्टेंजा लिखे गए हैं, 7 स्टेंजाज, और प्रत्येक स्टेंजा के अंदर 4 पंक्तियाँ है, चतुष्पद है, 4 पद हैं इसमें। तो टोटल जो लाइन्स है इसमें 28 हैं। तो पहली जो पंक्ति है, द ट्रीज लाइक टेसल्स हिट एंड स्विंग, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेड़ है, ट्रीज का मतलब क्या हो गया, पेड़ जो है लाइक टेसल है। टेसल का मतलब होता है फूंदा मतलब आपने देखा होगा कि हम कोई भी चीज़ को जो सजावट के लिए काम में लेते हैं, जैसे कि अपने जो गद्दे वगैरह होती है, अपने जो पर्दे होते हैं उनमें सजावट की, जैसे इस प्रकार के वो है तो फूंदे से लटका देते हैं इस प्रकार। तो ये फूंदे हैं, तो फूंदों की तरह है बिल्कुल पेड़ जो, यानी कि पेड़ जो है जो फूंदे होते हैं बिल्कुल उनकी तरह हैं, जो बिल्कुल एक कतार में खड़े हुए हैं। फूंदे भी ऐसे होते हैं सीधे सीधे, तो पेड़ जो है फूंदों की तरह कतार में हैं, जो हिट करते हैं, हिट का मतलब आपस में टकरा जाते हैं, एंड स्वंग का मतलब झूलते हैं। तो यहाँ पर जो लेखिका है एमिली डिकिंसन, वो बता दिया कि जो पेड़ है वो फूंदों की भांति कतार में खड़े हुए हैं, आपस में टकराते हैं और झूलते रहते हैं। देयर सीम टू राइज ए ट्यून, और फिर वहाँ से एक जो ट्यून है, ट्यून का मतलब ये कह सकते हैं धुन जो है वो उठती हुई सी दिखाई देती है।
दे आर सीम्ड टू राइज ए ट्यून। ट्यून का मतलब क्या हो गया, एक धुन, एक कह सकते हैं स्वर जो है वो वहाँ से उड़ता हुआ न दिखाई देता है, एक तरीके से स्वर जो है वहाँ पर निकलता हुआ आता है। फ्रॉम मिनिएचर क्रिएचर अकम्पनिंग द सन। और क्या होता है, फ्रॉम मिनिएचर, मिनिएचर का मतलब होता है छोटे से छोटा, यानी कि छोटे छोटे क्रिएचर्स, क्रिएचर्स का मतलब प्राणी। अब छोटे छोटा सा प्राणी का मतलब है छोटा सा जीव जो है वो किसके लिए आ रहा है, सूर्य के लिए। तो छोटा सा जो जीव है सूर्य है वो बाहर निकलता है अकम्पनिंग द सन, और इसी के साथ साथ ही जो सूर्य है वो वापस बादलों के पीछे छिप जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला जो स्टेंजा है इसका मतलब हुआ कि जो पेड़ है वो फूंदे के भांति बिल्कुल एक कतार में खड़े हुए हैं, वो हिट करते हैं, आपस में टकराते हुए हैं, झूलते हैं, और इससे एक जो साउंड है, एक जो ट्यून है, एक जो धुन है वो उड़ती हुई से प्रतीत होती है। और इसके बाद बताता है कि जो छोटा सा जीव है, छोटा सा जीव का मतलब यहाँ पर सूर्य के लिए बताया गया। जब सूर्य को पूरा जो बादल होता है अपने अंदर समेट लेता है तो उसमें से छोटा सा जीव है, रात्रि के बाद में जब सुबह होती है तो सुबह जब छोटा सा जो जीव है वो निकलता है और सूर्य के साथ साथ ही फिर थोड़ी देर पीछे वो बादलों के पीछे छिप जाता है। तो अकम्पनिंग द सन, यानी कि सूर्य जो है वो साथ ही साथ इसके पीछे पीछे फिर वो छिप भी जाता है। आगे बढ़ते हैं। फार साल्ट्रीज ऑफ समर एनामोरिंग द ईयर दे नेवर यट डिड सेटिस्फाई रिमोटेस्ट वैन मोस्ट फेयर। अब देखते हैं इस वाली स्टेंजा में क्या कहती है। फार साल्ट्रीज ऑफ समर, साल्ट्रीज का मतलब होता है कि जो भगवान की स्तुति करने के लिए जो भी गीत गाए जाते हैं, जो भी धार्मिक गीत गाए जाते हैं उनको अपन बोलते हैं साल्ट्रीज। उनका जो संग्रह होता है, गीतों का जो संग्रह होते हैं उनको अपन कहते हैं साल्ट्रीज। तो फार साल्ट्रीज ऑफ समर, समर का मतलब ग्रीष्म काल। तो ग्रीष्म काल में जो भगवान की स्तुति करने के लिए जो गाए जाने वाले गीत है उनकी तरह एनामोरिंग द ईयर, कि जो कानों को आसक्त कर देने वाली, एनामोरिंग का मतलब होता है मंत्रमुग्ध कर देने वाली, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं मोहित कर देने वाली जो गीत होते हैं उनकी भांति जो वृक्ष है वो बिल्कुल खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर वृक्षों की तुलना की जा रही है कि जो वृक्ष है वो कैसे हैं कि जिस प्रकार से गर्मियों में, इन समर गर्मियों में जिस प्रकार से भगवान की स्तुति करने के लिए जो गीत गाए जाते हैं उनकी तरह ही, जिस प्रकार से उन जो गीत जो होते हैं वो हमारे कानों को बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देते हैं, हमारे कानों को बिल्कुल मोहित कर देते हैं, उसी प्रकार से जो वृक्ष हैं वो खड़े हुए हैं। तो ऊपर की जो दो लाइनें हैं इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रीष्म काल में भगवान की स्तुति करने के लिए, भगवान की पूजा करने के रूप में जो हमें गीत गाए जाते हैं, जो गीत जो होते हैं हमारे कानों को जिस प्रकार से बिल्कुल मोहित कर देते हैं, एनामोरिंग कर देते हैं, एनामोरिंग का मतलब आकर्षित कर देते हैं, उसी प्रकार से जो वृक्ष है वो भी खड़े हुए हैं। जबकि दे नेवर यट डिड सेटिस्फाई, जबकि वो जो गीत होते हैं वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते। दे नेवर यट डिड सेटिस्फाई, क्योंकि जब भी ये जो गीत होते हैं दे नेवर यट, फिर भी डिड सेटिस्फाई, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते, कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाए। क्योंकि रिमोटेस्ट वैन मोस्ट फेयर, क्योंकि उनमें से जो ज़्यादातर जो होते हैं वो कैसे गीत होते हैं कि रिमोटेस्ट, जबकि जो वो गीत होते हैं वैन मोस्ट फेयर, फेयर का मतलब बहुत ही ज़्यादा कैसे होते हैं, फेयर का मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब आपको पता होगा जब गीत जो हो गए, यानी जो चीज़ अपन को अच्छी लगती जा रही है तो फिर उससे अपन सेटिस्फाई होंगे कि अपन सोचते जाएंगे कि और अच्छा आता जाए, और अच्छा आता जाए। तो इसी प्रकार से जो गीत होते हैं वो दे नेवर यट डिड सेटिस्फाई, वो कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाए। जबकि जो ज़्यादातर जो गीत होते हैं वो अपने गीत जो हैं बिल्कुल अच्छे ढंग से गाए हुए होते थे इसके बावजूद भी। उसके बाद हम बढ़ते हैं थर्ड स्टैंजा की ओर। द सन सोन होल एट इंटरवल्स देन ऑफ देन अटर हिड एज इफ हिमसेल्फ वर ऑप्शनल एंड हैड एस्टेट्स ऑफ क्लाउड। द सन सोन, सूर्य जो है वो चमकता है होल पूरा का पूरा एट इंटरवल्स, इंटरवल्स का मतलब दोपहर के समय में। सूर्य जो है वो दोपहर के समय में पूरा चमकता है, या कह सकते हैं कि कुछ कुछ अंतराल बाद में, इंटरवल्स का मतलब अंतराल लगा दे, ऐसा दोपहर लगा ले तो कह सकते हैं कि जो सूर्य है वो चमकता है, शोन चमकता है होल पूरा एट इंटरवल्स का मतलब थोड़े थोड़े समय के बाद में, इंटरवल में, अंतराल के बाद में, समय अंतराल के बाद में जो सूर्य है वो धीरे धीरे चमकता है। इसका मतलब ये है कि सूर्य कभी बादलों के ओट में छिप जाता है, कभी वो पूरा चमकता है, कभी आधा छिप जाता है। इस प्रकार से अंतराल में एक तरह कह सकते हैं समय समय पर जो सूर्य है वो पूरा चमकता है, होल चमकता है। देन इसके बाद में हाफ, आधा चमकता है, देन अटर हिड, और फिर इसके बाद पूरा का पूरा ही वो छिप जाता है। तो इस प्रकार से बताया कि जो सूर्य है वो कुछ कुछ देर के अंतराल के बाद
बादलों की ओर से बाहर आता है, फिर वो आधा छिप जाता है, फिर उसके बाद में आधा जो है वो पूरा का पूरा ही ढका आ जाता है, पूरा ही वो हिड हो जाता है, छिप जाता है। एज इफ मानो हिमसेल्फ वर ऑप्शनल, मानो कि जो खुद जो सूर्य, ध्यान रखना है यहाँ पर एच जो आ रहा है वो बार बार सूर्य के लिए आ रहा है ना, कैपिटल जो किया गया है। एज इफ मानो हिमसेल्फ वर ऑप्शनल, मानो कि जो सूर्य जो खुद है वो तो ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब वो तो खुद विकल्प है कि जैसे मैं करूंगा वैसे ही होगा। ऐसा लगता है कि मानो जो सूर्य है वो खुद है ऑप्शनल है, ऑप्शनल का मतलब विकल्प के तौर पर है। एंड हैड एस्टेट्स ऑफ क्लाउड्स, और जो बादल जो है वो उसकी जागीरें हैं। एस्टेट्स का मतलब क्या हो गया, जागीर। तो ऐसा लगता है कि जो सूर्य है वो स्वयं तो खुद एक विकल्प है और जो बादल है उसकी जागीर। तो इस प्रकार से जो सूर्य है वो समय समय के अंतराल के बाद में पूरा चमकता है, या कभी फिर वो आधा पड़ जाता है और फिर वो पूरा का पूरा ही छिप जाता है। तो ऐसा लगता है कि मानो जो सूर्य खुद तो विकल्प है और जबकि जो बादल है उसकी जागीरें थी। sufficient to enfold him internally from view except it were a whim of his to let the orchard grow। sufficient to enfold him, अब कहता है यहाँ पर ऑथर जो है एमिली डिक्सन कहती है कि जो बादल है सफिशियंट है, वो जो बादल है वो बिल्कुल सफिशियंट है टू एनफोल्ड हिम देखो कैपिटल आया तो इसका मतलब सूर्य के लिए आ रहा है। तो कि जो बादल है वो उसको एनफोल्ड करने के लिए, एनफोल्ड का मतलब उसको समेटने के लिए काफ़ी सफिशियंट है। सफिशियंट का मतलब पूरा पर्याप्त है, वो पर्याप्त रूप से जो बादल है उसको आकार को लपेट सकते हैं। और कैसा बताते हैं, एटर्नली का मतलब शाश्वत रूप से जो चमकने वाला जो सूर्य है फ्रॉम व्यू, वो अपने नज़रों से क्या हो जाता है, ओझल हो जाता है। ये बात सही है, जब बादल जो है सूर्य को अपने अंदर समेट लेता है, वो समेटने के लिए काफ़ी जब पर्याप्त है, तो इसके बाद क्या होता है, जो सूर्य होता है शाश्वत रूप से जो चमकने वाला सूर्य है, एटर्नली का मतलब शाश्वत रूप से, और जो चमकने वाला जो सूर्य है फ्रॉम व्यू, वो अपने देखने की जो दृष्टि होती है, व्यू का मतलब दृष्टि जो होती है, उससे वो ओझल हो जाता है। एक्सेप्ट इट वर ए वीम ऑफ हिज टू लेट द ऑर्चर्ड ग्रो, और इसके बावजूद भी, एक्सेप्ट इसके सिवाय भी, इट वर ए वीम ऑफ हिज, और उसके अंदर क्या आ जाती है, वीम, वीम का मतलब सनक। ये किसके लिए है, सूर्य के लिए। इसके बाद क्या होता है, एक्सेप्ट इसके सिवा, फिर सूर्य के अंदर भी क्या आ जाती है, एक सनक आ जाती है। वीम का मतलब क्या हो गया, सनक। सूर्य के अंदर एक सनक आ जाती है। किस बात की सनक आ जाती है, कि सूर्य को किसने लपेट लिया, बादल होते, उसके अंदर सनक आ जाती है कि मेरे को तो मेरे बहुत सारे काम पूरे करने हैं। लपेटने के बावजूद भी सूर्य जो है अपना खुद का काम पूरा करता है। तो वो खुद का काम करता है किस प्रकार से, जैसे किसी ने बताया गया टू लेट द ऑर्चर्ड ग्रो। तो सबसे पहले काम तो क्या कर रहा है, देखो ऑर्चर्ड ग्रो। ऑर्चर्ड का मतलब क्या होता है, फलों का जो बाग होता है उसको अपन ऑर्चर्ड बोलते हैं। तो जो बाग होता है, ग्रो का मतलब विकास या कह सकते हैं बढ़ना। तो बाग का जो अपने बगीचे होते हैं उनका जो बढ़ना, वो भी इससे स्टार्ट हो जाता है। तो फलों का जो बाग होता है वो सूर्य की रोशनी के कारण ही तो अपनी परिपक्वता की ओर जाता है, जब तो वो अपना खुद का काम कर पाता है। तो इसी प्रकार से जो सूर्य है उसका काम जो है वो लगातार रूप से होता है। कब होता है, जब बादल जो होते हैं सूर्य को अपने अंदर समेट लेते हैं, उसके बावजूद भी सूर्य जो है अपनी सनक की वजह से बाहर निकलता है और फिर अपने काम पूरे करने स्टार्ट कर देता है। जैसे कि जो फलों का जो बगीचा है उसको रोशनी देने लग जाता है ताकि वो ग्रो कर सके, बढ़ सके। आगे बढ़ते हैं। ए बर्ड सैट केयरलेस ऑन द फेंस, वन गोसिप्ड इन द लेन, ऑन सिल्वर मैटर चार्म्ड स्नेक जस्ट वाइंडिंग राउंड ए स्टोन। आगे बढ़ते हैं। ए बर्ड, एक जो पक्षी है, सैट केयरलेस, वो लापरवाह, बिल्कुल बेपरवाह तरीके से, केयरलेस का मतलब बेपरवाह तरीके से बैठा हुआ है, ऑन द फेंस, फेंस का मतलब बाड़ पर। अब बाड़ किसी की भी हो सकती है, लकड़ी की बाड़ भी हो सकती है, हो सकता है तारों की जो खेतों में बाड़ लगा देते हैं वो भी बाड़ फेंस कहलाती है। तो एक जो पक्षी है सैट केयरलेस, वो बिल्कुल बेपरवाह बैठा हुआ है, क्योंकि अब वो देख रहा है इस चीज़ों को कि एक जो पक्षी है वो बिल्कुल बेपरवाह बैठा हुआ है ऑन द फेंस, किस पर, बाड़ पर। तो बाड़ पर बैठा हुआ है और वो इस सारे कार्यों को देख रहा है। एक वन गोशिप्ड इन द लेन, जबकि जो एक पक्षी है वो बैठा, वो भी गोशिप कर रहा है। गोशिप का मतलब बातचीत कर रहा है, इन द लेन, लेन का मतलब गली में। तो एक पक्षी तो क्या कर रहा है, बाढ़ पर बैठा हुआ बेपरवाह रूप से देख रहा है इस बात को कि कौन कौन से परिवर्तन यहाँ पर कर रहा है, सूर्य क्या क्या कर रहा है, अपने काम कौन कौन से कर रहा है। एक पक्षी जो है वो गली में गॉसिप कर रहा है, बतिया रहा है। इसके अलावा ऑन सिल्वर मैटर्स चार्म्ड स्नेक जस्ट वाइंडिंग राउंड स्टोन, और सिल्वर मैटर्स चार्म्ड स्नेक, स्नेक का मतलब सर्प, जो सांप जो होता है वो क्या कर रहा है, जस्ट वाइंडिंग राउंड स्टोन, वो एक पत्थर के चारों ओर घुमावदार, वाइंडिंग मतलब घुमाव करके बैठा हुआ है, और
वो उस चमकते हुए सूर्य को वो भी देख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सूर्य है वो उसको लाभान्वित करने के लिए, वो सॉरी सर्प है उसको भी लाभान्वित करने के लिए सूर्य ने अपनी किरणें डाली है। जैसे ही सूर्य उगता है तो जो सांप है वो भी एक पत्थर के चारों ओर डाल करके, अपने आप को चारों ओर डालकर घुमावदार डाल करके वो वहाँ पर उसको उसके ऊपर पत्थर के पीछे घूम करके वो बैठा हुआ है। यानी कि और सिल्वर मैटर चार्म्ड स्नेक जस्ट वाइंडिंग राउंड ए स्टोन। और इसके बाद जैसे इसने कहा है कि जो सिल्वर रंग का, सिल्वर का मतलब एक चांदी का जैसा रंग का जो एक सूर्य है, सॉरी वो चांदी के जैसा जो एक सर्प है, सांप जो है वो एक पत्थर के पीछे राउंड करके यानी गोल होकर के वो घुमावदार तरीके से बैठा हुआ है और एक तरीके से धूप आने के बाद से अपने आप को सेक रहा है। ये है इसका मतलब कि वो धूप आने पर, जैसे सूर्य निकलता है तो धूप आने पर वो अपने आप को सेक रहा है। तो जैसे यहाँ पर देखो सूर्य निकलता है उसके जस्ट बाद में जो फलों का बगीचा है वो अपना ग्रो करने लग जाता है। पक्षी जो है बेपरवाह रूप से अपने फेंस पर बैठा हुआ है। इसके बाद में जो दूसरा पक्षी है वो गली में गॉसिप कर रहा है। यहाँ पर चंद्र इसमें सूर्य इसके बारे में बताया गया, स्नेक के बारे में, सांप के बताए में, जो सांप जो है वो बाहर निकल के पत्थर के चारों ओर घूम करके बैठ जाता है और अपने आप को धूप में सेक रहा होता है। फिर उसके बाद और बात आ रही है ब्राइट फ्लावर्स स्लिट ए कैलिक्स एंड सोर्ड अपॉन ए स्टेम लाइक अंडर्स फ्लैग स्वीट होस्टेड विथ स्पाइसेस इन द हैम। ब्राइट फ्लावर्स स्लिट ए कैलिक्स, कैलिक्स का मतलब होता है कि आपने देखा होगा फूल, और फूल के नीचे एक जो हरी हरी सी जो पत्तियां होती है जो फूलों को ढक करके रखती है, उसको कवर करके रखती है। उससे पहले फूल खिलने से पहले जो एक हरे रंग की जो पत्तियां होती है वो उसे फूलों की जो पंखुड़ी होती है उसको कवर करके रहती है। जैसे ही सूर्य निकलता है वो जो हरे रंग की जो पत्तियां होती है वो नीचे रह जाती है और फूल खिल जाता है, तो फिर वो फूल के नीचे आ जाती है वो हरे रंग की पत्तियां। तो जो हरे रंग की जो पत्तियां है उसको बोला जाता है कैलिक्स। और स्लिक का मतलब होता है सरका देना, यानी खुदरा देना, एक तरह से दरार निकल जाना। तो उसी प्रकार से जैसे ही सूर्य निकलता है तो सूर्य निकलने के साथ साथ ही जो फूल जो होते हैं वो फूल जो है कैलिक्स की दरार में से, यानी कि जो बाह्यदल पुंज होता है, यानी कि जो हरे रंग की जो पत्तियां होती है उसकी दरार को चीरते हुए फूल बन जाते हैं। एंड सोड अपॉन ए स्टीम, और एक तने के ऊपर, स्टीम का मतलब क्या होगा, ठंडल जो होता है, तना जो होता है उसके ऊपर शोर करने लग जाता है। शोर का मतलब उठने लग जाता है, ऊंची उड़ान बनने लग जाता है। नहीं आपने देखा होगा जैसे ही सूर्य खिलता है, सूर्य के खिलने के साथ ही जो पंखुड़ियाँ होती है वो धीरे धीरे फूल बनने लग जाती है, और जो वो हरा हरा सा जो बादल पुंज होता है, हरे रंग की जो पत्ती होती है वो नीचे की तरफ आ जाती है, और इस प्रकार से जो फूल है वो खिल जाता है और अपनी ठंडल के ऊपर वो ऊंची उड़ान भरने लग जाता है। लाइक इंडर्ड फ्लैग स्वीट होस्टेड विथ स्पाइस एज इन द हेम। और जब ये जो फूल है, जब ये फूल जो है वो ठंडल के ऊपर खड़ा होता है तो बिल्कुल किस प्रकार से लिखता है, लाइक इंडर्ड फ्लैग्स की तरह। लाइक इंडर्ड फ्लैग्स का, इंडर्ड का मतलब वैसे तो होता है बाधा, लेकिन यहाँ पर है छिपा हुआ फूल। तो किसकी तरह लगता है, ये छिपे हुए फूल की तरह जिसे स्वीट होस्टेड कर दिया गया। स्वीट का मतलब मधुरता के साथ में होस्ट कर दिया, होस्ट का मतलब उसको ऊपर उठा दिया गया, उसको लहरा दिया गया। तो इस प्रकार से जब वो फूल जो है वो ठंडल के ऊपर, उसके तने के ऊपर जब वो लहराता है, ऊपर उड़ता है, तो इस प्रकार से लगता है कि जैसे कि छिपा हुआ जो झंडा है, फ्लैग का मतलब जो छिपा हुआ जो ध्वज है, जो झंडा है, उसको मधुरता के साथ में ऊपर उठा दिया गया, ऊपर लहरा दिया गया। इस प्रकार से जो फूल है वो लगने लग जाता है। क्या किसकी उपमा कर दी गई है कि जो जैसे ही फूल है ऊपर लहराता है, तने के ऊपर जाकर के वो उठने लग जाता है, तो उसी प्रकार लगता है जैसे कि एक झंडे को, एक छिपे हुए झंडे को बिल्कुल मधुरता के साथ में लहरा दिया गया हो। विथ स्पाइसेज इन द हेम, हेम का मतलब होता है फूल का अग्रिम भाग। जो फूल का जो अग्रिम भाग है वो और भी ज़्यादा स्पाइसेस लगने लग जाता है। स्पाइसेस का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं आबावान, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं बिल्कुल बढ़िया लगने लगे जाता है। It was more I cannot mention how mean to those that see one day की डेलिनेशन ऑफ नेचर समर्स डे। आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद में। कवित्री कहती है कि जो मैंने यहाँ पर समर डे का, नेचर से समर डे यानी कि प्रकृति के जो गर्मी के दिन है, इसका जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, जिस प्रकार से मैंने उल्लेख किया, इट वाज मोर, ये इससे भी ज़्यादा सुंदर है। वो कहती है कवित्री यहाँ पर इट वाज मोर, ये लिखा है ना टी वाज मोर, इसका मतलब इट वाज मोर। इसका मतलब जो मैंने प्रकृति का यहाँ पर गर्मियों के दिन का जो चित्रण किया है, सुंदर रूप से चित्रण किया है, यह प्रकृति जो है इससे भी ज़्यादा सुंदर है, इतनी ज़्यादा सुंदर है कि आई कैन नॉट मैंशन, कि मैं इसका उल्लेख नहीं कर सकती।
हाउ मीन टू दोज दैट सी वैन डाइक डेलिनेशन। वैन डाइक डेलिनेशन की बात करें तो सबसे पहले तो वैन डाइक का मतलब है 17वीं शताब्दी के एक ऐसा चित्रकार, एक बहुत अच्छा चित्रकार था जिसने प्रकृति के चित्रों को बहुत अच्छी तरीके से सुंदरण किया था, चित्रण किया था। और डेलिनेशन को लगा चित्रण। तो ये कहती है पोइटेस यहाँ पर कि मैंने जो यहाँ पर समर डे का, यानी कि प्रकृति के जो समर डे है, गर्मी के दिन है, जिसका चित्रण किया है उससे भी ज़्यादा सुंदर ये है। और इतनी सुंदर है कि मैं इसको मेंशन नहीं कर सकती। उन लोगों के लिए, कौन से लोगों के लिए? जिन लोगों ने, दोज वो लोग, दैट सीन जिन्होंने देखा है, किसको देखा है? वैन डाइक के चित्रण को। वे लोग जिन्होंने वैन डाइक के डेलिनेशन को देखा है, डेलिनेशन का मतलब चित्र, जिन लोगों ने वैन डाइक के चित्रण को देखा है उन लोगों के लिए जो मैंने चित्रण किया है कितना सार्थक है ये मैं कह नहीं सकती। तो यहाँ पर कहती है कि मैंने जितना चित्रण किया, हो सकता है कि वो तो कम किया हो। वैन डाइक के जो चित्रण है, वैन डाइक के जो जिन लोगों ने चित्रण को देखा है, हो सकता है कि जिन्होंने मेरे चित्रण को देखा है, वैन डाइक के चित्रण को देखा है, तो वो बिल्कुल मेरे में तो कुछ समझे ही नहीं, तो उनके लिए कितनी सार्थकता है ये मैं कह नहीं सकती। तो इस प्रकार से यहाँ पर पोइटेस जो बताती है कि मैंने जितना भी चित्रण किया है मेरे हिसाब से मैंने बहुत बढ़िया किया है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जिन लोगों ने वैन डाइक के चित्रण को देखा है उनको तो मेरा जो चित्रण है वो शायद ही सार्थक लगा होगा। और जो नेचर है वो इतनी ब्यूटीफुल है, मैंने हालांकि बहुत अच्छे तरीके से इसका चित्रण किया है, फिर भी इतनी ज़्यादा सुंदर है कि मैं इसका और अच्छे तरीके से मेंशन नहीं कर पाई। उसके बाद में आपको अभी अपने इसके क्वेश्चन आंसर पर हम चर्चा करेंगे और आपको कम से कम 2-3 बार इस पोएम को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी पोएम में नए जो सार निकल के आ रहे हैं उस सभी को आपको देखने के लिए कम से कम 2-3 बार तो इस पोएम को पढ़ो। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अब इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स के साथ में।